सो हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आपका 10 बजे का ये सीरीज एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 क्लास में हमने एमसीक्यू सीरीज 10 बजे से शुरू किया है और ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपका प्रतिदिन 10 बजे अगस्ता जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चलेगा, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, चाहे वो एईडीओ का एग्जामिनेशन हो या सचिवालय सहायक या बिहार एसएससी जैसे कई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में हम अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से विथ डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी का सेगमेंट हो, चाहे वो हिस्ट्री के सेगमेंट हो, और आने वाले समय में आपका संडे का जो क्लासेस रहेगा वो करंट अफेयर की भी वो एमसीक्यू सीरीज चलाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वीकली एमसीक्यू का भी हम लोग यहाँ पर सीरीज लेकर आ रहे हैं और सप्ताह में एक दिन संडे को हम लोग एमसीक्यू जो है वो वीकली एमसीक्यू के तहत कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी सेशन को भी यहाँ पर अटेंड कराएंगे, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और करंट का क्या क्या रोल है ये आप भली भांति से अच्छी तरह से समझते हैं। तो सेशन को आज लेट ना करते हुए आज एमसीक्यू सीरीज में हम हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आ रहे हैं और हिस्ट्री के टॉपिक्स पे हमने आपको पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने आपको पहले टॉपिक बता दिया था कि आज जो एमसीक्यू सीरीज का जो टॉपिक चलेगा वो आपका यूरोपियन कंपनी का आगमन है। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको हमेशा पहले टॉपिक का आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि किन किन टॉपिक से एमसीक्यू सीरीज होगा, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लें और मोस्टली जो क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके पीवाईक्यू के हिसाब से ही होंगे, यानी कि कई प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, कई प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उठाएंगे और उसको डील करवाएंगे। तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के सेशन के माध्यम से इस एमसीक्यू सीरीज में जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं वो आपका यूरोपियन कंपनी का से रिलेटेड है। और यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड टॉपिक में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो आइए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन रहा है। इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द इसको आंसर दीजिएगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन रहा है। ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो लियोम डियाज ऑप्शन के रूप में है, वास्को डिगामा ऑप्शन के रूप में है, और अल्मेडा और अल्बुक्कर, ये सभी आंसर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि भारत में प्रथम पुर्तगालियों के समय में पहला वायसराय के रूप में अगर कोई आया था तो वो आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है। जल्द से जल्द स्क्रीन में आप लोग आंसर इसको दीजिएगा। स्क्रीन में अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आता है। पुर्तगालियों में प्रथम वायसराय के रूप में भी आप लोग जानते होंगे कि ये मुख्य रूप से अल्मेडा का दौर रहा है। अल्मेडा 1505 में भारत वायसराय के रूप में उभर आया था। बाकी जितने भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे, जैसे लियोम डियाज के संदर्भ में अगर आप समझ रहे होंगे तो ये पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जाना गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के प्रथम वायसराय के, पुर्तगाली वायसराय के रूप में आंसर, तो पुर्तगाली वायसराय के रूप में अगर आंसर देखें तो इसका आंसर जो है वो अल्मेडा निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है अल्मीडा जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अल्मीडा का कालखंड भी हमने आपको बताया है 1505 एडी में ये अल्मीडा का कालखंड निकल कर आता है। वास्को डिगामा के संदर्भ में आपको पता होगा कि वास्को डिगामा 1498 एडी में भारत में पहली बार ये सामुद्रिक यात्रा करके ये भारत पहुंचा था। वास्को डिगामा से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका भी अगर देखें तो इसका भी अगर आंसर अगर देखें तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द इसका आंसर अगर देखें तो इनमें से कौन ऐसा है जिसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर ए गैस्पर कोरिया, अल्बुक्कर, जमोरिन और डॉन अनहेदा। ठीक है ना, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा।
भारत में वास्को डी गामा को स्वागत करने वाला कालीकट का कौन शासक रहा है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आप इस एग्जामिनेशन को, आने वाले एग्जामिनेशन को भी आप PYQ के माध्यम से इसको बना सकते हैं। और हम आप हमेशा आपको बताते हैं कि PYQ अगर आपको बनाना है तो सबसे बेस्ट सोर्स जो है वह है आपका घटना चक्र। ये घटना चक्र PYQ बनाने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। आप इस घटना चक्र में आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वो आपका दिया हुआ है। आप घटना चक्र के हिस्ट्री में भी आप देखिएगा तो यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड जो है कई सारे क्वेश्चन जो है स्टेट PCS के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो PYQ का ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने आपको सोर्स भी बता दिया है। आप घटना चक्र को आप रिवीजन करके इन तमाम क्वेश्चनों को आप आंसर दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपके आंसर को, आपके रिवीजन को कंटिन्यूटी कराना है ताकि आप एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन जो है वो है आपका वास्को डी गामा से रिलेटेड पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन अगर देखें तो वो वास्को डी गामा से संबंधित है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन है 1350 में, 1498 में, 1530 में, 1612 में। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा कि भारत में वास्को डी गामा किस वर्ष आया था। जल्द से जल्द इसका आंसर निकाल के बताइएगा कि भारत में वास्को डी गामा किस वर्ष आया था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं, आराम से इसका आंसर निकल कर आएगा। और इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका आंसर जो निकल कर आता है 1498 में। अभी हमने आपको डिस्कस कराया था 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा, जहां के जो शासक ने उसका भव्य स्वागत किया था। वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ों को भी समझ लीजिएगा। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, ये ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप को पार करके, केप ऑफ गुड होप ये कहाँ पर है? केप ऑफ गुड होप अगर देखें तो ये केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका को केप ऑफ गुड होप को पार करके ये कालीकट तट पर पहुंचा था। पुर्तगाली शासक था और पुर्तगाली शासक पुर्तगाली नाविक था। पुर्तगाली शासक के द्वारा जो है द प्रिंस हेनरी के द्वारा जो है उसे भारत में एक नवीन मार्ग खोजने के लिए उसको भेजा गया था। इस नवीन मार्ग में अगर आप देखें तो केप ऑफ गुड होप को खोजने वाला पहला व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियाज। ये भी नाम ध्यान रखिएगा कि केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका का जो क्षेत्र था वहाँ तक यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये ध्यान रखिएगा, जो केप ऑफ गुड होप तक यात्रा किया था। और इस यात्रा को आगे कालीकट तक पहुंचाने वाला जो पुर्तगाली यात्री था वो था वास्को डी गामा। यानी 1498 में वास्को डी गामा जो है वो इस यात्रा को आगे तक बढ़ाया था। तो इसका आंसर आप लोग सही बता रहे होंगे। इसका सही आंसर जो है वो आपका निकल कर आता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि भारत में पुर्तगाली शासक के रूप में वास्तविक शासक वास्तविक संस्थापक को, वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे समझा गया है? इसका आंसर ऑप्शन देखें तो वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज ऑक्सडेन और अल-बुकर। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना गया है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर देखें तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1509 से 1515 तक जिस पुर्तगाली शासक का शासन चल रहा था उसका आंसर निकल कर आता है अल-बुकर। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो निकल कर आएगा वो है आपका अल-बुकर। अल-बुकर से रिलेटेड हमने फैक्ट भी आपको बता दिया कि 1509 से 1515 तक अल-बुकर का कालखंड रहा है। और अल-बुकर से पहले अगर देखें तो ये अल्मीडा का कालखंड था, जो अभी हमने आपको बताया था कि अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था जिसका कालखंड 1505 से 1509 तक रहा। ये दोनों कालखंड को आपको ध्यान में रखना है। अल-बुकर का कालखंड 1509 से 1515 तक, अल्मीडा का कालखंड अगर देखें तो 1505 से 1500
9 तक अल्मीडा का संबंध जो है वो भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में माना गया है। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर देखें तो ये आपका अलबुकर है। अलबुकर के समय में ही गोवा को पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, वो है 1510 ईस्वी में। ये भी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे ने आने वाले क्वेश्चनों में ऐसे भी सवाल आपके आएंगे जिसका आंसर आपका निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? इसका आंसर जल्द से जल्द आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? ठीक है, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख ही रहे, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपको ध्यान में आ रहा है अंजिनी, अंजीदीप, किन्नौर, कोचीन, गोवा। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। अगर इसका सही आंसर अगर देखें तो कोचीन जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। यानी कोचीन में ही पहला पुर्तगालियों ने अपना कब फैक्ट्री स्थापित किया था। और ये फैक्ट्री अगर देखें तो पुर्तगालियों के द्वारा ये फैक्ट्री जो है वो आपका 1503 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है ना, 1503 एडी में पुर्तगालियों ने पहली बार कोचीन में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। सो 5 का जो आंसर निकल कर आएगा वो क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर जो है वो आपका कोचीन जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो ये तो और इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन कौन रहे हैं? इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? अभी हमने आपको बताया था यूरोपियन कंपनी में सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा ये सबसे पहले आया था। ठीक है ना, वास्को डिगामा 1498 में अगर देखें तो ये वास्को डिगामा का कालखंड निकल कर आता है। बाकी जितने भी अब देखें तो सब जो है वो उसके बाद ही आ रहे हैं। जैसे अगर फ्रांसीसियों के संदर्भ में अगर बात करें तो फ्रांसीसी 1664 में, अंग्रेजों और डच के संदर्भ में देखें तो डच और अंग्रेज 1602 में डच का आगमन, और 1600 ईस्वी या 1604 में अगर देखें तो ये अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है। सो इसका सही आंसर अगर आप देखें कि भारत में व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो आंसर इसका क्या निकल कर आएगा? पुर्तगाली। ठीक है ना, तो ये पुर्तगाली मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, डच, डच के बाद अगर देखें तो अंग्रेज, डेनिस, फिर फ्रेंच, फ्रांस। ठीक है ना, ये एक क्रम के रूप में अगर आप देखें तो ये निकल कर आता है। डचों का कालखंड अगर देखें तो 1602 में, 1498 में, और अंग्रेज 1604 में, 1664 में, और इसके बीच में अगर देखें तो 1616 में डेनिस का भी भारत में आगमन हुआ है। तो ये पुर्तगाली आगमन, पुर्तगाली यात्रियों का एक क्रम है। ये पुर्तगाली ने यूरोपियन यात्रियों का एक क्रम है। इस क्वेश्चन में पूछा गया पहला कौन था, तो वो आंसर निकल कर आता है पुर्तगाल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करना पहला यूरोपीय कौन था? ठीक है ना, इसका जल्द आंसर अगर दीजिएगा तो इसका आंसर कौन सा निकल कर आएगा? जो ऑब्वियसली अगर देखें कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत में समुद्री व्यापार केंद्र, ठीक है ना, समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या डच? ठीक है ना, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अगर इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर आप लोग तो दे ही रहे होंगे।
अब इसका आंसर अगर देखें तो सही आंसर जो है वो आपका पुर्तगालियों का निकल कर आएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहला यूरोपीय व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया। कई ऐसे यूरोपीय व्यापारिक केंद्र जो है सामुद्रिक तट पर स्थित रहा है, चाहे वो गोवा के संदर्भ में बात करें या अन्य के संदर्भ में बात करें, चाहे वो कोचीन के संदर्भ में निकल कर आता है। ठीक है ना, तो ये सभी क्षेत्र अगर देखें तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखते हैं, बंगाल में फैक्ट्रियों में कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फैक्ट्री है? ये बंगाल से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि बंगाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था यूरोपीय व्यापारियों के लिए। ऐसे में बंगाल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यूरोपीय पुर्तगालियों का इनमें से कौन सा था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्री रामपुर। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। यूरोपियन कंपनी से संबंधित ये क्वेश्चन है, बंगाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में कौन सा था जो समुद्री केंद्र के रूप में माना जाता था। ठीक है ना, तो पुर्तगालियों के संदर्भ में इसमें अगर देखें तो इसका सही आंसर जो है वो क्या निकल, पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा पुर्तगाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पुर्तगालियों से संबंधित अगर सही आंसर अगर देखें तो पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है वो कौन सा माना जाता था, वो था हुगली। हुगली जो है वो पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है वो माना गया था, और पुर्तगालियों का यह एक महत्वपूर्ण था जहाँ से कई प्रकार का व्यापार किया जाता था, चाहे वो सोरा का हो, अफीम का हो, कपास का हो। इन तमाम चीज़ों के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, तो 8 का अगर आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर जो है वो क्या निकल कर आएगा, हुगली जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। डिस्प्ले हम आप लोगों को इसलिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है और आप इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, हुगली का प्रयोग उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती ठिकाने के रूप में किसने किया था? ठीक है ना, अब भी इसका आंसर हमने आपको बताया था हुगली के संदर्भ में। सर इसका अगर देखें तो ये समुद्री डकैती के संदर्भ में ये पूछ रहा है कि हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के रूप में इनमें से कौन वायसराय, कौन यूरोपीय शक्ति ने किया था? अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। ठीक है ना, यानी इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि समुद्री लूट के संदर्भ में, सिंपल भाषा में अगर बताएं, समुद्री लूट के संदर्भ में कौन यूरोपियन कंपनी था जो हुगली का इस्तेमाल करता था? ठीक है ना, कौन यूरोपीय कंपनी था जो बंगाल के हुगली का इस्तेमाल समुद्री लूट के संदर्भ में करता था? ये यूरोपियन कंपनी से संबंधित है। और इसका अगर सही आंसर अगर देखें तो समुद्री लूट के संदर्भ में इसका सही आंसर कौन सा निकल कर आएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है वो इसका हुगली का इस्तेमाल जो है वो समुद्री लूट के रूप में करता था। ठीक है ना, तो 9 का आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। कि मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी से किसका जुड़ाव रहा है? इनमें से कौन ऐसा यूरोपियन कंपनी है जिसका जुड़ाव जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से है? और ये ब्लू वाटर पॉलिसी अगर देखें तो किसके द्वारा लाया गया था? तो डुप्ले के द्वारा, क्लाइव के द्वारा, अल्बुकर के द्वारा या अल्मीडा के द्वारा? डिस्प्ले पे क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख रहा होगा, इसका सही से सही आंसर दीजिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? अल्मीडा, अल्बुकर या डुप्ले या क्लाइव के संदर्भ में? जल्द से जल्द इसका आंसर अगर दें। ठीक है, सो ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध जो है वो बेसिकली किससे है? तो ये है अल्मीडा से। ये ब्लू वाटर पॉलिसी हमने आपको बताया होगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो हिंद महासागर पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये
हिंद महासागर पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत एक और चीज़ आपका नाम जुड़ता है, कार्टेज सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये कार्टेज सिस्टम भी ब्लू वाटर पॉलिसी से था, जो कि हिंद महासागर को पार करने पर एक प्रकार का पुर्तगालियों को टैक्स दिया जाता था, और इसकी शुरुआत जो है वो अल्मीडा के द्वारा किया गया था। यानी पुर्तगाली शासक अल्मीडा के समय में ये जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ रहा है। ठीक है ना। तो ये 10 का इसका आंसर अगर सही देखें तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर निकल कर आएगा। अब एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। हमने आपको यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ पे डिस्कस करा दिया है, और आप लोग भी जान रहे होंगे कि ये हमारा मेंस का बैच जो है वो अभी चल रहा है। जिन मेंस का बैच में अगर देखें तो ये प्रज्ञान बैच जो है वो आपका मेंस से रिलेटेड है। मैं फिर से आपको इस चीज़ की सूचना दे दूं कि यह मेंस का प्रज्ञान बैच जो है वो आपका मेंस का प्रज्ञान बैच जो है वो GS1 और GS2 ये दोनों से जुड़ा हुआ ये बैच है। इस बैच को अगर आप लेते हैं तो आपका कंप्लीटली GS1 और GS2 का कवर करा दिया जाएगा, जो आपके 71, 72, 73 या आने वाले हर मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। BPSC के साइट पे जो आयोग ने सिलेबस डिफाइन किया है, उस सिलेबस को ध्यान में रख कर ही ये कोर्स लाया गया है प्रज्ञान बैच, जो कि आपका GS1 और GS2 से है। इस बैच को आप अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड कर ये मेंस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, जिसका फी जो है वो 2999 रुपया है। इस मेंस वर्ष में अगर देखें तो हम लोग स्पेशली मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में बेसिकली एक्सपर्ट जो भी फैकल्टी है, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, वो आपके मेंटोर के माध्यम से आपके तैयारी में हर प्रकार से आपका हेल्प करेंगे, चाहे वो मेंस के आंसर राइटिंग से लेकर हो, प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर हो, या टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर है। तो आप इस प्रज्ञान बैच से जुड़िए। प्रज्ञान बैच के माध्यम से आप अपने मेंस के तैयारी को आप सार्थक बना सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। देन मेंस कोर्स में आप जाइएगा तो आपको वहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा प्रज्ञान मेंस बैच, जो कि कम्प्लीटली GS1 और GS2 से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप देखें, ये हमारे कुछ मेंटोर्स हैं जो सफल अभ्यर्थी है, जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी पारंगत रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो है जो अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर नवल कुमार, जो पिछले 15 सालों से अध्यापन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखें तो सुशील माधव के बारे में आप देख रहे होंगे कि इन्होंने कई ऐसे एग्जामिनेशनों को क्रैक कर अपनी सफलता को यहाँ पर लाया है, और सफलता के माध्यम से ये अपनी सफलता की रणनीति जो है वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तमाम लोग जो है वो मेंटोरशिप प्रोग्राम से आपसे जुड़ेंगे किसी न किसी रूप में, टेलीफोनिक रूप में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उसके द्वारा जो है वो आपकी तैयारी को सही दिशा दिया जा सकता है। देन इसके पश्चात एक और बैच हम लोग का मेंस का ही है। अगर आपके हिस्ट्री जो कि 114 नंबर का है और आर्ट एंड कल्चर जिसमें इंक्लूड है, अगर उस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये भी आपको मेंस बैच में आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा मॉडर्न इंडिया और हिस्ट्री का, जो केवल 899 का है। आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक और बैच है विकास सर का, ये भी मेंस ओरिएंटेड बैच है। अगर आप इस बैच को अगर परचेज कीजिएगा, ये भी आपको मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, वो 799 का है। ये तीनों बैच अगस्त्या GS एकेडमी के ऐप पर अभी अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। मेंस कोर्स में जाकर ये तीनों बैच को देख सकते हैं। देन इसके अलावा दो ऐसे बैच जो हम लोग अभी आए हैं फिलहाल, जो आपके वनडे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर है, चाहे वो अभी AUDO के एग्जामिनेशन को ध्यान में लेकर, बिहार सचिवालय को ध्यान में रखकर, बिहार SI को ध्यान में रखकर, ये तमाम जो है वो आपके बैच जो है वो है। इसके लिए हम लोग फिजिक्स का भी बैच विकास सर के द्वारा लाए हैं, जो आपके वनडे एग्जामिनेशन का है। ये भी बैच आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रीलिम्स कोर्स में अगस्त्या GS एकेडमी में। तो जल्द से जल्द अगस्त्या GS एकेडमी में जाकर इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक वनडे एग्जामिनेशन से जुड़े हुए एक और बैच है, और वो बैच है आपका हिस्ट्री का, जिसमें कम्प्लीटली एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न ये तीनों को कराया जाएगा। और इन तीनों के लिए भी अगर देखें तो फ़ी जो है वो 699 का ये फ़ी अभी रखा गया
गया है, ठीक है ना। तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रीलिम से बैच है हम लोग के पास फिजिक्स और हिस्ट्री, और मेन से रिलेटेड अगर बैच देखें तो एक स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच, एक आपका हिस्ट्री का एक कम्प्लीटली बैच है, दूसरा अगर देखें तो आपका एक कम्प्लीटली GS1 और GS2 का बैच है। ये सभी बैच जो है वो अगस्ता GS एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर्स पे जाकर इस बैच को, प्रज्ञान बैच अगर खरीदते हैं तो उसमें कम्प्लीटली GS1 और GS2 कवर कराया जाएगा, और स्पेशली अगर बैच खरीदते हैं तो स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को और इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगस्ता GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर सेशन पे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया था वो क्वेश्चन से रिलेटेड एक और आ रहे हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी के अलावा जो है इस पे हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसने जो है वो कलकत्ता को बसाया था, ठीक है ना। कलकत्ता के संस्थापक किसे माना गया है, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। कलकत्ता के संस्थापक जो है वो निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नक, गेराल्ड अंगियार या विलियम नेवर्स, ठीक है ना। नोब्रिस, विलियम नोब्रिस, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा कि कलकत्ता के संस्थापक इनमें से किसे समझा गया है, किसे माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये डिस्प्ले से मैं हट गया हूँ, आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिएगा। कलकत्ता के संस्थापक इनमें से किसे माना गया है, ठीक है ना। कलकत्ता के संस्थापक इनमें से किसे माना गया, ठीक है ना। तो इसका अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर निकलेगा। 1690 ईस्वी में जॉब चॉर्नक के द्वारा जो है वो कलकत्ता शहर जो है वो बसाया गया था, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में समझा गया है। सो 10-11 का आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर जो है वो आपका जॉब चॉर्नक जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट में अगर देखते हैं क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित से कौन ऐसे यूरोपीय है जो भारत में स्वतंत्रता पूर्व में व्यापारिक रूप में और सबसे अंत में आए थे, यानी सबसे अंत में आज़ादी 1947 से पहले सबसे अंत में आने वाले इनमें से कौन यूरोपियन कंपनी है, ठीक है ना। यूरोपियन कंपनी इनमें से सबसे लेट से आने वाले यूरोपियन कंपनी निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा डच। डच के बारे में हमने आपको बताया था 1602 में, अंग्रेज 1604 में, फ्रांसीसी 1664 में, और पुर्तगाली 1498 में। सो कालखंड के हिसाब से ही आपका आंसर निकल कर आ जा रहा है, और सही आंसर अगर देखें तो ये फ्रांसीसी जो है वो 1664 में, यानी कि 1947 से पहले सबसे अंत में आने वाले कौन यूरोपियन कंपनी था, तो फ्रांसीसी जो है वो सबसे लास्ट में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें तो ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि इनमें से यूरोपीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा कथन जो है वो गलत है इसके संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख कर जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा कि कथन जो है वो किससे जो है वो गलत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो गलत है, कूट में नहीं है। आप इसका आंसर तुरंत अभी आप दे सकते हैं। अभी हमने आपको बताया होगा कि अल्बुकर्क जो है वो कौन वास्तविक संस्थापक था। 1509 से लेकर 1510 तक, 1515 तक कालखंड रहा, और इसी के समय में 1510 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में शामिल किया गया था। गोवा को किस शासक के द्वारा से लिया गया था, तो आदिल शाह से ये गोवा प्राप्त किया गया था। तो जब गोवा 1510 में किया गया है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1599, यानी कि यही यहीं से आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। 1599 नहीं होगा जबकि 1510 होगा। ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ये बिना ऑप्शन पढ़े हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इस फैक्ट की जानकारी है कि गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 में अपने अधीन कब्जा में लिया था, पुर्तगालियों के कब्जा के कारण ही
गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन हुआ और ये कालखंड जो है यहाँ पे 1599 दिया हुआ, 1499, इसलिए सही आंसर इसका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर इतने लंबे अगर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में तो सिर्फ और सिर्फ आपको पजल में डालने के लिए रहते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप स्टेटमेंट बेस में भी अगर बनाते तो उसमें भी आप इजीली अब इसका आंसर दे सकते हैं। तो लंबे लंबे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 से 3 मिनट टाइम दीजिए, 2 से 3 मिनट में आपका आंसर निकल कर आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में 2-3 मिनट भी अगर टाइम देते हैं तो आपका एक नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो एकदम पेशेंस रखकर इन लंबे लंबे क्वेश्चनों को भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, इनमें से तो कौन सा ऐसे व्यापार करने वाले हैं जो ज्वाइंट स्टॉक के रूप में, यानी संयुक्त संयुक्त कंपनी के रूप में, कहने का मतलब होता है कि इंडिविजुअल नहीं बल्कि कई लोग मिलकर जो है वो कंपनी की स्थापना करते हैं। तो इनमें से कौन ऐसा है जो संयुक्त कंपनी के रूप में जाना जाता है? अगर संयुक्त कंपनी के रूप में अगर देखें तो कौन है, इसका सही आंसर है संयुक्त कंपनी के रूप में। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। कौन है जो ज्वाइंट स्टॉक के रूप में जाना जाता है? ज्वाइंट स्टॉक के रूप में पहले स्थापित कंपनी कौन था? पुर्तगालियों की कंपनी, डचों की कंपनी, फ्रांसीसियों की कंपनी, डेनिस की कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक वेंचर के रूप में पहला स्थापित कौन कंपनी रहा है? तो आंसर जो है उसका आंसर निकल कर आएगा डच। ठीक है ना। अंग्रेज भी ऑप्शन में है नहीं, अगर अंग्रेज आता तो वो भी ज्वाइंट वेंचर के रूप में था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित पहला कंपनी जो था वो था डच। 1602 में, 1604 में अंग्रेजों ने पहला ऐसा कंपनी स्थापित किया था। भारत में डचों के संदर्भ में डचों के संदर्भ में निम्न में से किन स्थानों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था? डचों के स्थापित व्यापारिक केंद्रों से पूछ रहा है, यानी भारत में डच जो है किन किन जगहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। डचों का स्थापित जो है वो है चीनसुरा। अब देखिए यहाँ से तो एक ऑप्शन अगर देखिएगा ये ऑप्शन से निकल कर आ जाएगा, आप इसका आंसर ऑप्शन को देख कर निकाल सकते हैं। देखिए डचों की एक फैक्ट्री पटना में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और मसूलीपट्टनम में भी डचों की फैक्ट्री स्थापित रहा है, ये भी यह सही है। यानी ऑप्शन अगर देखिए तो ए और सी दोनों सही है। इस हिसाब से अगर ऑल ऑफ द एबव अगर देखें तो ये करेक्ट आंसर निकल कर आता है। यानी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उन तमाम ऑप्शनों को आप इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं कि कौन छटने वाला है और कौन है। यानी कि यही अगर रहता है 1 से 2 तो थोड़ा पजल में डाल देता, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है कि उपरोक्त में से सही, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इन तमाम जगहों पर कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। नागपट्टनम में, चीनसुरा में, मसूलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोच्चिन में, पटना में, अहमदाबाद में, इन तमाम जगहों पर कंपनी की अपना फैक्ट्री रहा है। और इसमें से अधिकांश क्षेत्र अगर देखिएगा या तो नदीय क्षेत्र के रूप में है या सामुद्रिक क्षेत्र के, सामुद्रिक तट के रूप में है, जो उनके व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपियन कंपनी अपना प्रमुख नगर, ध्यान से समझिएगा, यूरोपियन कंपनी अपना प्रमुख नगर जो है वो खास तौर पर नदी तट पर स्थापित करते थे ताकि व्यापार के लिए सहूलियत हो, या सामुद्रिक तट पर स्थापित करते थे। जिसमें से आप एक उदाहरण पटना का भी देख सकते हैं कि पटना जो गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है वो उनके व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता था। और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंपनी जो है वो गंगा के नदी तटीय क्षेत्र पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करते थे। चाहे वो पटना के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर पटना सिटी के पास है माल सलामी एक जगह है जो कि खास तौर पर यूरोपियन कंपनियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में समझा जाता था। ठीक है ना। तो ये सब तटीय क्षेत्र के रूप में निकल कर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा कथन सही है? यह अब क्वेश्चन अगर देखें तो इनमें से स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? डचों ने पहला अगर देखें तो आधुनिक कोच्चि भारत के स्वतंत्रता तक डचों के अधीन रहा। डच जब था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत निकल है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि पर कब्जा कर फोर्ट विलियम का निर्माण किया है। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। कौन कौन सा कथन जो है वो सही पूछ रहा है? ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पहले सही पूछ रहा है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर फोर्ट विलियम का निर्माण किया है। ठीक है ना। देन देखें आधुनिक कोच्चि पहले
डच के उपनिवेश था, फिर पुर्तगालियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं माना गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें से सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। आप लोग ऑप्शन देखकर इसका सही आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो सही आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा टफ में क्वेश्चन में आता है। इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर अगर बताएं तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना किया था, और ये घटना जो है वो घटना 1663 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, डच और पुर्तगालियों के बीच में 1663 में 1663 में यह युद्ध हुआ था, जहां पर उसने फोर्ट विलियम की निर्माण किया था। एक फोर्ट विलियम जो है वो आपका बंगाल में भी रहा, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा हुआ। ये वहां वाला नहीं पूछ रहा है, ये कोच्चि में फोर्ट विलियम के संदर्भ में पूछ रहा है, कलकत्ता या बंगाल के संदर्भ में नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना। ये घटना जो है डचों ने पुर्तगालियों को कब हराया था, तो 1663 ईस्वी में हराया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आता है। ठीक है ना। तो ये यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड रहा है। देन इसके पश्चात अगर देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य, यानी जो कंपनी 1600 ईस्वी में बनी 1600 ईस्वी में बनी 1757 ईस्वी में राजनीतिक तौर पर इसने हस्तक्षेप कर 1947 तक इन्होंने भारत में शासन किया। इसकी शासन की सफलता का क्या क्या आधार है, तो सफलता का सबसे बड़ा आधार अगर देखिए तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि भारत में राष्ट्रवाद का अभाव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर राष्ट्रीय एकता रहता तो इस राष्ट्रीय एकता शुरू में ही ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकता, चाहे वो 1857 की क्रांति का रहा हो या अन्य रूप में रहा। नंबर नेक्स्ट देखें, कंपनी के पास पश्चिमी हथियार यानी आधुनिक हथियार, ये भी उनकी सफलता का है। जहां एक तरफ भारतीय जहां परंपरागत तीर पद्धति या परंपरागत हथियारों से ये संघर्ष करते थे, वही ब्रिटिशर जो है वो आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे, जो उनकी सैन्य श्रेष्ठता को दर्शाता है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही निकल कर आ जाता है। अब इसके अलावा अगर देखें तो ऑप्शन सी भी सही निकल कर आ जाएगा कि सैनिकों में निष्ठा की कमी थी, इसलिए वो पर्याप्त वेतन में, ये सारी चीज़ें है। यानी इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर निकल कर। मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई नहीं पूछ रहा है और उपयुक्त में से सही आपको लग रहा है, तो एक और या दो भी अगर आंसर निकल कर आता है तो समय को देखिए और तीसरा चौथा ऑप्शन ही नहीं, तीसरा ऑप्शन ही नहीं देखिए और सीधे आंसर मार दीजिए। क्योंकि अगर दो ही सही अगर हो गया है तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑब्वियसली उपयुक्त में से सही तो सही निकल कर आ ही जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला चार्टर किस ब्रिटिश कंपनी को मिला था। ध्यान रखिएगा, चार्टर मतलब अधिकार, यानी अधिकार का रूप में पहला अधिकार किस ब्रिटिश कंपनी को मिला था। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में है, या लेवेंट कंपनी के संदर्भ में है, या ओस्टेंड कंपनी के संदर्भ में। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। ये अगर देखें तो पहला कंपनी जिसको चार्टर के माध्यम से भारत में यानी अधिकार के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, तो पहला कंपनी जो 1599 ईस्वी में बना था, 1599 1600 ईस्वी में, यही कंपनी था लिवेंट कंपनी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है वो आपका 1600 एडी वाला लिवेंट कंपनी होगा। इसी को पहला चार्टर ही मिला था भारत में व्यापार करने के संदर्भ में, यानी कि भारत में व्यापार करने की अनुमति अगर देखें तो ये लिवेंट कंपनी को ही 1600 ईस्वी में मिला था। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको निकल कर आएगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका निकल कर आएगा। सो इस प्रकार अगर देखें तो ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब लंदन में हुई थी तो 1599 में, 1600 में भारत लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन, और 1556 से 1605 तक अगर देखें तो भारत में
किसका शासन चल रहा था, तो मुगलों का शासन चल रहा था। और ऐसे में मुगल अगर देखें तो कौन सा है, अकबर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस समय लंदन में यह कंपनी बनी उस समय भारत में किस मुगल शासक का शासन चल रहा था, तो सही आंसर इसका क्या निकल कर आएगा, अकबर। सो अकबर जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अकबर के समय में ही भारत में अगर देखें। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखें तो यूरोपियन कंपनियों में ब्रिटिश यात्रियों का आगमन किसके समय में हुआ था, तो ये जहांगीर के समय से होना शुरू हो जाता है। जहांगीर के समय में ही ब्रिटिश फैक्ट्रियों की भी स्थापना हुई, चाहे वो मसूलीपट्टनम में हो चाहे वो सूरत में ही हो। लेकिन मुगल शासक जिस समय अकबर था उस समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में भारत का सम्राट कौन था, तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा, अकबर जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अकबर जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये यूरोपियन कंपनी का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस सेशन को अटेंड कीजिए। ये एमसीक्यू सीरीज प्रतिदिन 10 बजे रात को आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होगा। और इस एमसीक्यू सीरीज को अटेंड करने के लिए आप अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप अगस्त्या जीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके माध्यम से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि इस बैच के माध्यम के अलावा जो है वो हमारा एकेडमी का ये बैच है वो आपका अवेलेबल है ऐप के माध्यम से। अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर इस प्रज्ञान बैच को आप कंप्लीट कर सकते, परचेज कर सकते हैं। और परचेज कर आप अपने GS1 और GS2 की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक को आपको टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचना दे दिया जाएगा कि अगला एमसीक्यू सीरीज जो है वो किस टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।